नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस के साथ। बाजार ने लगाई तेजी की हैट्रिक, सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद। बैंकिंग शेयर्स में शानदार तेजी, बैंक निफ्टी 4 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी। सोने में रिकॉर्ड तोड़ रैली जारी, एमसीएक्स पर 10 ग्राम का भाव निकला 95,200 के पार। कॉमेक्स पर $3300 के पार निकला सोना। इस साल अब तक 32% चढ़ चुके हैं गोल्ड के दाम। अमेरिका और चीन के बीच गहराया टैरिफ वॉर। अमेरिका ने चीन पर 245% टैरिफ का किया ऐलान। टैरिफ को लेकर अमेरिका से बात करने को तैयार है चीन। अगले हफ्ते अमेरिका के दौरे पर जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और रेसिप्रोकल टैरिफ से पैदा संकट पर चर्चा संभव। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के खिलाफ कांग्रेस का देश भर में प्रदर्शन। बीजेपी ने गांधी परिवार पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस को धरना देने का अधिकार लेकिन फंड लूटने का नहीं। गुजरात दौरे पर राहुल गांधी ने फिर की पार्टी की रणनीति में बदलाव की बात। कहा, काबिलियत के हिसाब से दी जाएगी जिम्मेदारी। रेस के घोड़े को दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को नचाएंगे। वक्फ कानून के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। दायर 73 याचिकाओं पर बोले चीफ जस्टिस, आज सभी पर सुनवाई संभव नहीं। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सोने की। सोने की चमक लगातार बढ़ती जा रही है। सोने की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। आज भी एमसीएक्स पर दाम रिकॉर्ड 95,000 तो इंटरनेशनल मार्केट में दाम रिकॉर्ड $3300 के पार निकलते हुए दिखाई दिए। जानकार भाव जल्द ही 1 लाख के पार निकलने की बात कर रहे हैं। तो क्या है वजह, इसके पीछे बता रही हैं मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। हम 95,000 पे तो ऑलरेडी खड़े ही हैं आपकी स्क्रीन पे और 2% की तेजी का है। 5,000 की बढ़त कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। पिछले कई दिनों में जिस तरह की वॉलेटिलिटी रही है, 2-3 हज़ार रुपए पर डे की रेंज के साथ हम कारोबार करते रहे हैं, तो 1 लाख बिल्कुल भी दूर नहीं है। और जी हाँ, जैसे आपने कहा 1.5 लाख, उसकी बात भी एनालिस्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में वो लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। जोरदार बढ़त इस साल में यहाँ पर देखने को मिली है। 25% की तेजी ऑलरेडी सोना यहाँ पर दर्ज कर चुका है और पिछले साल ये 28% की बढ़त थी। जैसे आपने कहा, वेल इस साल में 3300 ऑलरेडी यहाँ पर है और बाकी के बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस मानते हैं कि यहाँ से 3500, 3700 और अगर बहुत ज्यादा हालात खराब हुए कि एक्सट्रीम रिसेशन देखने को मिलता है, टैरिफ्स ऊपर के ऊपर रहते हैं, रेट कट ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर हम और भी तेजी यहाँ पर मार्केट्स में होता हुआ देख सकते हैं। $4,000 पर आउंस तक के भी लेवल्स यहाँ पर बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस ने दिए हैं। अब फैक्टर्स की अगर यहां पर बात करें तो अगर आप डॉलर इंडेक्स को देखें तो वो नियर 3 ईयर लोज पर कारोबार कर रहा है। 100 के नीचे हमने उसको जाता हुआ देखा है। यील्ड्स ऑन द हायर साइड है, जिसका फायदा सोने को आया है। टैरिफ्स हाई हैं, अभी भी अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है, उसका भी फायदा है। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं और जिस तरह का यूएस का डेट और ग्लोबल डेट है, तो ये जो सारी सेफ हेवन बाइंग है वो तो सोने में आती हुई नजर आई ही है। साथ ही साथ ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स भी यहाँ पर सोना खरीद रहे हैं क्योंकि वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो उसका भी फायदा हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूँगी, अब तक हम कहते हैं कि सोना हेज है, सोना सेफ हेवन है, लेकिन जिस तरह की बढ़त सोने ने एज एन एसेट क्लास, एज अ फाइनेंशियल एसेट क्लास दिखाई है, ज्यादातर लोग अब ये भी मानने लगे हैं कि सोना अब मेन स्ट्रीम में आता जा रहा है, आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। जिस तरह के रिटर्न्स हमने बनते हुए देखे हैं और जिस तरह की एक्सपेक्टेशन आने वाले 2-3 सालों में है, और तेजी की एक्सपेक्टेशन यहां से बरकरार है। तो सोना टॉप स्पीड में ऊपर चढ़ रहा है। ऐसे में क्या करें आम कंज्यूमर, अभी खरीदे या करें इंतजार? जानने के लिए जरूर देखिए सोने पर हमारा स्पेशल शो सोना चमकदार, क्या करे खरीदार, आज शाम 5:57 पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के एक्शन के विरोध में कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का यह प्रदर्शन ईडी के एजेएल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल करने के बाद हो रहा है। मंगलवार को इस मामले में ईडी ने अपनी पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया गया है। 25 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में यह तय किया जाएगा कि जांच एजेंसी ने जो चार्जशीट दायर की है उस पर संज्ञान लेना है या नहीं। दिल्ली
में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी एक्शन के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं। न सिर्फ राजधानी दिल्ली बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने आज धरना प्रदर्शन किया। और आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। तो नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट के विरोध में पूरी कांग्रेस सड़क पर उतर आई है। वहीं बीजेपी ने भी कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर जमकर निशाना साधा है। इस पूरे मामले में जमकर सियासत भी शुरू हो गई है। कानूनी शिकंजा कसने लगा तो नई सियासी टेंशन शुरू हो गई, क्योंकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं के नाम अपनी चार्जशीट में दर्ज कर दिए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में तफ्तीश कर रही जांच एजेंसी की पहली चार्जशीट में जो 7 आरोपी बनाए गए हैं, उनमें सबसे ऊपर सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम है। फिर सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, सुनील भंडारी, यंग इंडिया कंपनी और डॉटेक्स मर्चेंटाइज कंपनी को आरोपी बनाया गया है। 2014 में दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी के काबिज होने के बाद से ही नेशनल हेराल्ड केस की जांच ने रफ्तार पकड़ी थी और अब चार्जशीट बताती है कि 2010 में एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों को हड़पने की साजिश की गई और इसके लिए एजेएल के 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में यंग इंडिया को ट्रांसफर किए गए। जांच में यह भी पता चला कि यंग इंडिया कंपनी कोई चैरिटेबल काम नहीं करती है और 2017 में यंग इंडिया कंपनी ने 414 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी भी की। जनता को पता तो चले कि हो क्या रहा है देश में। आपको बुनियादी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नए नए आपको काम खड़े करने हैं। 19 लाख करोड़ रुपया देश के निवेशकों का डूब गया है पिछले 1 महीने के अंदर, और आप किस कान पे जू नहीं रेंगती। क्या सवाल पूछते हैं ये लोग, परिवार के लोग? भ्रष्टाचार का इनका पूरा आचरण, शेयर की हेराफेरी करो, संपत्ति बनाओ, और ये सारी संपत्ति सरकार के द्वारा दी हुई। ईडी के इल्जामों का जाल गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि चार्जशीट में कांग्रेस के दोनों पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी की भूमिका पर बेहद गंभीर सवाल उठाए गए हैं। चार्जशीट के मुताबिक यंग इंडिया कंपनी में सोनिया और राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी थी, जबकि 24% शेयर मोतीलाल वोहरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। एआईसीसी ने एजेएल को पहले 90 करोड़ 21 लाख रुपए का लोन दिया था, जिसे बाद में 9 करोड़ 2 लाख शेयरों में बदलकर यंग इंडिया के सुपुर्द कर दिया। ये सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को टारगेट करने का काम किया है, और ईडी एक ऐसा वेपन बन गई है, ऐसा हथियार बन गई है केंद्र सरकार के पास कि चाहे किसी को आप टारगेट कर दीजिए। ईडी का कन्विक्शन रेट क्या है? टेक्निकली देखें तो यह भारत के इतिहास का एक विचित्र मामला है, जिसमें कोई एक ऐसी कंपनी 90 करोड़ की देनदारी में बिक गई जिसके पास हजारों करोड़ की संपत्ति थी। नेशनल हेराल्ड केस को बीजेपी ने 14 से ही बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, जबकि कांग्रेस हर बार इसे सियासत रंजिश बताती है। लेकिन इल्जामों की असल परख अब अदालत में ही होगी, जहां पहली चार्जशीट पर 25 अप्रैल को सुनवाई होनी है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईडी को ही खत्म करने की मांग कर दी है। अखिलेश यादव के मुताबिक आज ईडी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्थिक अपराध देखने के लिए कई और भी संस्थाएं मौजूद हैं। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की ज़रूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। तो ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया और आज आवाज अड्डा में इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या फिर ये बदले की कार्रवाई है। राहुल सोनिया हाजिर हो, जरूर देखिए 7:57 पर। वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रॉबर्ट वाड्रा पर भी ईडी ने शिकंजा
कस दिया है। ईडी ने कल लंबी पूछताछ की और इसके बाद आज भी उनसे पूछताछ जारी है। सुबह रॉबर्ट वाड्रा अपनी पत्नी प्रियंका गांधी के साथ ईडी दफ्तर पहुंचे थे और अपने ऊपर लग रहे आरोपों को रॉबर्ट वाड्रा ने गलत बताया है। उन्होंने कहा कि ये कोई संयोग नहीं था कि उसी दिन मुझसे पूछताछ हो रही थी जब नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट भी दायर की गई। ये सब जानबूझकर हमें निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरी तरह से एकजुट हैं, हमारा परिवार इससे टूटेगा नहीं। चलिए अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का पूरा हाल। बाजार ने तेजी की हैट्रिक लगाई। सेंसेक्स निफ्टी अच्छी बढ़त के साथ बंद हुए। निफ्टी 109 पॉइंट चढ़ा तो वहीं सेंसेक्स ने 309 पॉइंट की बढ़त ली और निफ्टी बैंक 4 महीने के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी करीब 1.4% की तेजी देखने को मिली। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में खरीदारी रही। तो मार्केट का पूरा हाल अब जान लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे आज बाजार में किन स्टॉक में तेजी और कहां मंदी दिखाई दी? देखिए, आज जो मार्केट में सेकेंड हाफ में काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली और बैंक शेयरों में खास करके काफ़ी अच्छी तेज़ी आपको देखने को मिली। अगर हम बात करें गेनर्स की तो इंडसइंड बैंक उनके डेरिवेटिव लॉस के डिस्क्लोजर के बाद जो बाजार के अनुमान रूप आया 7% की यहाँ तेज़ी आपको देखने को मिली। इसके अलावा एक्सिस बैंक, ओएनजीसी और ट्रेंड जैसे काउंटर्स में काफ़ी शानदार तेज़ी का मूव रहा। लूजिंग साइड पे आईटी शेयर्स में थोड़ी बहुत दिक्कत थी। इन्फोसिस आज 1% नीचे बंद हुआ और इसी के साथ मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स जैसे ऑटो शेयरों में मंदी का माहौल रहा। हिंडाल्को के काउंटर में भी आपने 1.25% तक के कट्स देखे। अगर हम मिड कैप गेनर्स की बात करें तो यहाँ आपको अदानी ग्रीन एनर्जी में लगभग 7% का मूव दिखेगा। अच्छे रिजल्ट्स बाद इरेडा के शेयर्स में लगभग 7% तक का इंट्राडे मूव देखने को मिला। इंडियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया जैसी सरकारी बैंक्स में भी काफ़ी अच्छी खरीदारी का मूड माहौल आपको आता हुआ नजर पड़ा। लूजिंग साइड पे अगर हम बात करें तो लुपिन और जाइडस जैसे काउंटर्स में 4 से 5% तक की इंट्राडे गिरावट रही। इसके अलावा सोना, बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज जैसी ऑटो एंसिलरी शेयर्स में भी आज बिकवाली का मूड माहौल रहा। जी, शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो अब बाजार की नजर कल आने वाले इन्फोसिस के नतीजों पर है। कैसे होंगे नतीजे जान लेते हैं आशीष जी से। तो आशीष जी बताएं, इन्फोसिस के नतीजे कैसे रह सकते हैं? बिल्कुल ठीक, कल आएंगे Q4 के और इस पूरे फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स और कहने के लिए है आईटी का बेलवेदर, क्योंकि ये बताता है मूड मॉल कैसा है, क्योंकि ये गाइड कर रहा होता है और दिक्कत में होगा ये बेलवेदर। कल वैसे टाइमलाइन आ जाएगी, कल 3:45 बजे के आसपास इनकी रिलीज कहती है नतीजे आएंगे। तो जस्ट जैसे ही बाजार बंद होगा उसके बाद इन्फोसिस के नंबर्स आ रहे होंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, FY24 पिछला फाइनेंशियल ईयर जो था स्लो डाउन था इन्फोसिस में। उसके बाद FY25 के यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के पहले 9 महीने ग्रोथ पिकअप होती हुई नजर आई थी। और पिकअप इसीलिए हो रही थी क्योंकि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो लार्ज डील्स बैक करी थी उसका रैंप अप हो रहा था, उसका फायदा मिला था। लेकिन यहां पे ब्रेक लगेगा। Q4 में इस बार कांस्टेंट करेंसी की जो अनुमान है आपकी स्क्रीन पे रखता हूं। एक्सपेक्टेड है कि करीब 1% का दबाव होगा। अब वो सीजनैलिटी एक बड़ा रीजन है। आमतौर पे ये क्वार्टर कमजोर रहता है। टीसीएस के केस में आपको याद होगा 0.8% गिरी थी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ, जो अभी अभी थोड़े दिन पहले नंबर्स आए थे। अच्छा, एक बात और यहीं रखिएगा प्लेट को। FY25 के पूरे साल का उन्होंने कहा था गाइडेंस है 4.5 से 5% साल दर साल का। पहले 9 महीने की परफॉर्मेंस अपने हाथ में उसे एडजस्ट करूं तो -2.3 से -0.3 के बीच की बात थी इस क्वार्टर के एक्सपेक्टेशन। उसी के बीच में आने वाला, यानी कि पूरे साल की गाइडेंस मोटा मोटी अचीव करते हुए ये लोग नजर आएंगे। मार्जिन्स 60 से 80 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का दबाव होगा। क्यों दबाव आएगा? क्योंकि एक तो जूनियर एम्प्लॉइज की वेज हाइक्स कर रहे हैं। साल के पहले क्वार्टर में पूरे साल के वीजा खर्च की अकाउंटिंग होती है। और इनके साथ एक और, कुछ दिन पहले अपन चर्चा कर रहे थे, वो अपडेट आया था कि मैककमिश के साथ इनका सेटलमेंट हो गया $17.5 मिलियन का। शायद वो $17.5 मिलियन का एडजस्टमेंट इस क्वार्टर में हो रहा होगा। तो ये सब रीजन से मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे, पर रुपए में क्योंकि कमजोरी आई है उससे कुछ हद तक मार्जिन थम जाएंगे, पर फिर भी 60 से 80 बेसिस पॉइंट्स का दबाव। पर सबकी नजरें गाइडेंस पे, FY26 के लिए किस तरह की तस्वीर पेंट करते हैं। एक तबका कह रहा है क्योंकि मैक्रो बहुत अनसर्टेन हो गया है, कहीं इन्फोसिस इस बार गाइडेंस स्थगित ना कर दे। अगर ऐसा हुआ कि अनसर्टेनिटी का हवाला देते हुए सस्पेंड कर दी गाइडेंस, तो काफी निगेटिव होने वाला है।
पर ज्यादातर ब्रोकरेजेस कह रही हैं नहीं, गाइडेंस देंगे, FY26 के लिए मोटा मोटी 2 से 4% ग्रोथ की बात करी जा रही है। जो तमाम ब्रोकरेजेस एक्सपेक्टेशन रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। 2 से 4% कमजोर इसीलिए क्योंकि मैक्रो अनसर्टेनिटी टैरिफ वॉर के चलते है, और FY25 में कोई मेगा डील नहीं मिली, तो FY26 में उसका रब ऑफ नहीं मिल रहा होगा। जैसे FY24 में मिल गई थी तो FY25 की तस्वीर बेहतर हो गई थी, इस बार वो दिक्कत आने वाली है। ये तमाम ब्रोकरेजेस की एक्सपेक्टेशन अपन पकड़ के चल रहे हैं, 2 से 4% शायद ग्रोथ की बात करोगे। मार्जिन सब एक जबान में कह रहे हैं, 20 से 22% वाला बैंड इस बार भी इंफोसिस कंटिन्यू करेगा। अच्छा, पूरी नजर रखिएगा क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, कोई 12 से 18 महीने प्रीवियस कोई मेगा डील नहीं आई है। ऐसे में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स का रिवाइवल। वही हालात पटरी पे लाएगा इंफोसिस के और आज आने वाले विप्रो के भी। इसीलिए कमेंट्री में डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बड़े इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, किस तरह का आउटलुक नजर आता है इन्फी के मैनेजमेंट को। तो सीजनल डिप आएगा इस बार, ये एक्सपेक्टेड है, पर क्या बाउंस बैक कर जाएंगे, सबकी उस पर नजर रहेगी, उसकी कमेंट्री पे नजर रहेगी। शुक्रिया आशीष जी, ये पूरे अनुमान दर्शकों को बताने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं एक और बड़ी खबर। आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। डिटेल्स ले लेते हैं, असीम मनचंदा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। असीम, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल क्या कुछ हो रहा है कोर्ट में, क्योंकि जिस तरह से हमने दर्शकों को पहले भी बताया कि 73 याचिकाएं इस पूरे मामले पर दायर की गई है। चीफ जस्टिस साफ कर चुके हैं कि सभी की सुनवाई आज संभव नहीं है। फिलहाल किस तरह की चर्चा या फिर जो दलीलें सामने पेश की जा रही है? देखिए, करीब 140 से ज़्यादा याचिकाएं इसके दौरान दायर हो चुकी हैं और बहुत सारी याचिकाएं मुस्लिम पक्षों ने भी की हैं, नेताओं ने भी की हैं और अलग अलग पार्टीज़ ने भी यहाँ पर याचिकाएं दायर की गई हैं। जहाँ तक मैं मुस्लिम पक्ष की बात करूँ तो उनका कहना था कि ये जो पूरा वक्फ संशोधन कानून है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है और इसको रद्द कर देना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ जो हिंदू पक्ष था उनके कानून, उनका कहना था कि इस कानून को जो मुस्लिम पक्ष ने जो याचिकाएं दायर की उसको खारिज कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज पूरे 2 घंटे इस पूरे मामले में सुनवाई की। जो कपिल सिब्बल थे, जो मुस्लिम पक्ष के वकील थे, उन्होंने कोर्ट के सामने कहा कि जो वक्फ संशोधन बिल है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, यह आर्टिकल 26 का भी उल्लंघन करता है और इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम इसके ऊपर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाएंगे, जबकि सरकार ने इसका कानून का पूरी तरह से बचाव किया। सरकार का कहना था कि इस मामले में विस्तृत चर्चा की गई है, पार्लियामेंट के अंदर इसको पास किया है, जेपीसी की बैठक हुई है, 38 करीब के आसपास बैठकें हुई हैं। इतना ही नहीं, 96-98 लाख के आसपास ज्ञापन आए थे, उनके ऊपर भी विस्तृत चर्चा की गई है। तो पार्लियामेंट ने इसको काफी डिटेल में जाकर के इसको पास किया, इसके ऊपर रोक नहीं लगनी चाहिए। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले इसके ऊपर एक अंतरिम आदेश जारी कर रहा था, लेकिन सरकार ने कहा कि हम इस पूरे मामले में और दलीलें रखना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इस मामले की सुनवाई कल भी जारी रखेंगे। तो कल दोपहर 2 बजे इस मामले की सुनवाई फिर से होगी, तब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई अंतरिम आदेश हमें इसके ऊपर देखने को मिल सकता है। जी शुक्रिया असीम इस पूरे अपडेट के लिए। तो फिलहाल सुनवाई जारी है और जिस तरह से असीम बता रहे थे कि कल भी सुनवाई को आगे कंटिन्यू किया जाएगा और उसके बाद ही कुछ अंतरिम आदेश आता हुआ दिखाई देगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर और भी गहराता जा रहा है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ टैरिफ बढ़ा रहे हैं, जिससे पूरी दुनिया में व्यापार संकट और मंदी की आशंका गहराती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन पर टैरिफ बढ़ा दिया है। अब अमेरिका ने चीन से आने वाले उत्पादों पर 245% टैरिफ लगा दिया है। वहीं ब्लूमबर्ग के हवाले से यह भी खबर मिल रही है कि टैरिफ को लेकर चीन अमेरिका के साथ बातचीत करने को तैयार है। अगले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका के दौरे पर जाने वाली हैं। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट और रेसिप्रोकल टैरिफ से पैदा संकट पर भी चर्चा की जा सकती है। तो पूरी डिटेल्स ले लेते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, आपसे जानना चाहेंगे, काफी अहम टाइम पर वित्त मंत्री का ये दौरा हो रहा है, तो क्या कुछ इसका एजेंडा हो सकता है, किन मुद्दों पर चर्चा की संभावना है? देखिए, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगले हफ्ते 21 तारीख को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यूएस दौरे पर जाएंगी और 26 तारीख तक का ये दौरा है। और
औपचारिक तौर पर इस दौरे का मकसद ये है कि IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो बैठक होती है स्प्रिंग मीटिंग, उसमें हिस्सा लेंगी, वर्ल्ड बैंक की बैठक में हिस्सा लेंगी और इसके अलावा साइड में US ट्रेजरी सेक्रेटरी से उनकी मुलाकात होनी है, इन्वेस्टर्स हैं उनसे बैठक होनी है, कई दिग्गज कंपनियों को CEO के साथ भी बैठक हो सकती है और इन बैठकों के दौरान संभावना जताई जा रही है कि US रेसिप्रोकल टैरिफ से जो हालात उपजे हैं उस पर भी चर्चा हो, उससे भारत अपना पक्ष यहाँ पे रख सकता है। हालांकि इस रेसिप्रोकल टैरिफ से बातचीत करने की जिम्मेदारी उद्योग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय पर है, लेकिन चूंकि वित्त मंत्रालय एक अहम भागीदार निभाता है, वित्त मंत्री वहां पर है, तो माना जा रहा है कि अलग अलग बैठकों के दौरान ये मुद्दा उठ सकता है और वहां पे एक अपना पक्ष रख करके इस मामले का किस तरीके से भारत इस पक्ष को बेहतर तरीके से रखे, कैसे दोनों देशों के बीच कारोबार को ज्यादा बढ़ावा दिया जाए, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। तो वित्त मंत्री का अगले हफ्ते का US दौरा इस मायने में काफी अहम माना जा रहा है। शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटते हैं। स्वागत है। 2027 गुजरात चुनाव में कांग्रेस अपनी नई रणनीति का पायलट प्रोजेक्ट बनाएगी। आज अहमदाबाद में राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस अब जिला अध्यक्ष की चलेगी और उन्होंने जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक का हवाला देते हुए ये भी कहा कि जिला स्तर पर पार्टी में आपसी खींचतान की वजह से नुकसान होता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और आरएसएस के साथ सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। गुजरात से हम देश भर में संदेश भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी बूथ लेवल पर पकड़ रखने वालों को ताकत देगी और साथ ही साथ नई पीढ़ी को कांग्रेस से जोड़ा जाएगा जिनकी जनता पर पकड़ होगी। उन्होंने ये भी कहा इस मौके पर कि ऐसे लोग जिनकी बीजेपी से मिली भगत है उन्हें पहचान कर बाहर किया जाएगा। रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे, राइट? तो हमारे डिस्कशन में से मेन बात क्या निकली कि डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए। अब आप ट्रेन सफर के दौरान भी एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। सेंट्रल रेलवे ने एक अनोखी पहल करते हुए मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में एटीएम की सुविधा की शुरुआत की है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम कोच के पिछले हिस्से में खास क्यूबिकल में लगाया गया, जहां सुरक्षा के लिहाज से शटर दरवाजा भी लगाया गया। आपको बता दें, ये सुविधा नॉन फेयर रेवेन्यू मॉडल के तहत शुरू की गई है और अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो आने वाले समय में दूसरी ट्रेनों में भी इसका विस्तार किया जाएगा। इस तरह की जानकारी रेलवे की तरफ से दी गई है। मॉल डेवलपर्स का फोकस अब जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और वाराणसी जैसे टियर 2 और टियर 3 शहरों पर शिफ्ट हो गया है। जानकारों के मुताबिक इसके पीछे की वजह है छोटे शहरों में लोगों के खर्च करने की बढ़ती क्षमता और जमीन की उपलब्धता, जहां मॉल के बिजनेस में सालाना 10 से 15% का रिटर्न मिल रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो शहरों में मॉल का बिजनेस सैचुरेशन लेवल पर पहुंच चुका है। उसके ऊपर ट्रैफिक जाम की समस्या, ई कॉमर्स के फलने फूलने और OTT के आने से मॉल्स में फुटफॉल कम हुआ है। ऐसे में मॉल डेवलपर्स की निगाहें टियर 2 और टियर 3 शहरों पर है, जहां उन्हें बेहतर रिटर्न मिल रहा है। हर हफ्ते आदमी लोग मूवी देखने चले जाते थे, बट अब एंटरटेनमेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो चेंज हो रही है एंड उसी हिसाब से हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उसके अंदर हमारे सिनेमा का साइज, सिनेमा के स्क्रीन्स चेंज होते जा रहे हैं और एंटरटेनमेंट के नए ऑप्शंस बनाते जा रहे हैं। फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर का साइज बड़ा होता जा रहा है। सो ये सारे चेंजेस अब नए डिजाइन के अंदर हम लोग डालते जा रहे हैं, जिसमें जो भी प्रीमियम एलिमेंट्स चाहिए आपको, इंस्टेड ऑफ जस्ट ऑर्डरिंग इट ऑनलाइन, यू आर एबल टू जस्ट वॉक एंड पिक इट अप. So that's really our concept for the plazas and we think that it will do very, very well. रियल एस्टेट सर्विस फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड के मुताबिक सस्ती दरों पर जमीन की उपलब्धता, प्रीमियम मॉल्स की कमी और घरेलू ब्रांड्स के साथ इंटरनेशनल ब्रांड्स की टियर 2 और टियर 3 शहरों में बढ़ती दिलचस्पी मॉल बिजनेस में शिफ्ट के बड़े कारण है। साथ ही कंज्यूमर्स का शिफ्ट भी छोटे शहरों में मॉल बिजनेस के लिए बड़े मौके की तरह है। सो टियर 2, टियर 3 सिटी में जो मॉल होंगे वो बड़े शहरों के आधे होंगे, लेकिन ये
एक किसी सिंगल आदमी के या किसी इंस्टीट्यूशन के ओनरशिप में होंगे, जिन्होंने उस मॉल को बड़े शहर की मॉल और इंडिया से बाहर के मॉल को देख के उन्होंने सीख के उस मॉल को डिजाइन किया है और एक जोनिंग की है, और उस तरह से फिर ये जो मॉल बड़े शहरों में चल रही है और ये अट्रैक्ट होती है, वैसे ये छोटे शहरों में होंगे, साइज उनकी थोड़ी छोटी होगी। पैसिफिक रहेजा जैसे लोकल डेवलपर्स ही नहीं बल्कि नेक्सस, फीनिक्स और लुलू जैसे इंटरनेशनल चेन्स भी मिनी मॉल्स के जरिए देश के टियर 2 और टियर 3 शहरों में बड़े पैमाने पर मॉल बिजनेस में निवेश कर रहे हैं। कोविड के बाद पिछले 4 साल में जितना निवेश नहीं हुआ उतना निवेश पिछले 1 साल में हुआ है, जिसकी वजह से FY26 में करीब 123 लाख करोड़ स्क्वायर फीट एरिया में मॉल एक्सपेंशन की उम्मीद जताई जा रही है। आलोक प्रियदर्शी, गुरुग्राम। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।